हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन हैं। इसमें जो है बीपीएससी प्रीलिम्स पीसीएस के भी क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। आप लोग इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? बताइए, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो देखिए, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्यवर्ती गंगा के मैदान जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं, तो इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो देखिए, यहाँ जो है 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये भी बात सही है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका जो है पूछा है इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो टोटल विशेषताएं ही दी गई हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, असम हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको से पूछेगा कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय से जाना जाता है। अगर पूछेगा काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, अगर पूछेगा काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल हिमालय। और पूछेगा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे यूपी आता है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि 2.4% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जनगणना 2011 के अनुसार जो है सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या पूछे कितना है, तो 6 लाख है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताइए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताइए, 33% होना चाहिए, 39% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत जो है वांछित वन की प्रतिशत जो है कितना होना चाहिए? तो टोटल 33% होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में जो है 24% है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कितना है और होना कितना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बताइए, दहिया है,
पोदू है, बेवर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो होता है ये दहिया भी होता है, पोदू भी होता है, बेवर भी होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पोदू होता है ये आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है, और देखिए बेवर और दहिया ये मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि भी कहते हैं, इसी को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसी को झूम कृषि भी कहते हैं, इसी को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब आपको याद रखना है। बताइए पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ कुमारी कहते हैं, और राजस्थान में वालेर और वाल्टेर कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बताइए भोपाल है, आइजोल है, रांची है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वह कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए आइजोल ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। बताइए निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। बताइए काली नदी का है, पुनानी का है, पेरियार का है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र पूछेगा तो पोनानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 6186 वर्ग किलोमीटर है, और काली नदी जो है 4782 वर्ग किलोमीटर है, और पेरियार जो है ये 5398 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थर्न वेस्ट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। बताइए थर्न वेस्ट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। बताइए C2 है, C1 है या फिर A है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, इसका रीजन बताइए क्या है। बताइए मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। बताइए सूखी सहिष्णु फसल है, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। बताइए भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। बताइए 30% है, 27% है, 40% है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। तो देखिए टोटल पर्वतों की संख्या जो है ए है 40%, ए है 30%, कितना है 30% है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतों की कुल संख्या जो है 30% है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। बताइए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। बताइए लिंगानुपात कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। तो देखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो वह बिहार है। 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और दूसरे स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल, जहां पे 1028 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है केरल, जहां पे 860 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं।
बताइए कोयला नगरी जो है किस स्थान को कहते हैं? बताइए सोहागपुर को कहते हैं, रानीगंज को कहते हैं, धनबाद को कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कोयला नगरी जो है किस स्थान को कहा जाता है? तो देखिए कोयला नगरी जो है ये धनबाद है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का धनबाद जो है ये कोयला नगरी के नाम से फेमस है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए शांत घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? बताइए पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम में स्थित है, केरल में स्थित है या फिर उत्तराखंड में स्थित है? बताइए चौथा ऑप्शन हम दे रहे हैं, बताइए या फिर उत्तराखंड में स्थित है। तो बताइए शांत घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए शांत घाटी की बात करेगा तो ये केरल में स्थित है। क्या कहाँ पे? केरल में स्थित है। इसी को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए कर्नाटक में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए काली मिट्टी जो है कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड। देखिए सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस सब जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी को भी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी को काली कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो फलीदार है? बताइए दलहन है, ज्वार है, बाजरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलहन एक प्रकार का फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फलीदार पौधे जो होते हैं ये अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो फलीदार पौधे होते हैं, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान हैं जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? बताइए मुंबई और नागपुर है, मुंबई और कोलकाता है, सिलचर और पोरबंदर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान हैं जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बताइए भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बताइए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बताइए भारत का स्थलाकृत मानचित्र जो है यह किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। बताइए कर्क रेखा द्वारा जो है सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। बताइए रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मालवा पठार का। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा द्वारा जो है सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित कौन सा है? तो मालवा पठार का है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 18 देशों से होकर के गुजरती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा कि मालवा का पठार जो है किस किस पर्वतमाला के बीच स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मालवा का पठार जो है किस किस पर्वतमाला के बीच स्थित है, तो अरावली और विंध्या के पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो बताइए कांटेदार जंगल जो है ये कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? बताइए कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कांटेदार जंगल जो है ये कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? बताइए किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? बताइए उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मेघालय में है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा, बताइए भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगता है? बताइए भारत के कितने राज्य हैं जिसकी कॉमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है? बताइए 6 है, 5 है, 7 है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य हैं और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जो है भारत के 4 राज्य हैं। तो देखिए अगर पूछेगा बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 कौन कौन से हैं? असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसमें दोनों देशों में कोई जो है कॉमन ऐसा राज्य नहीं है जो दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज को सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे शुष्क स्थान है। बताइए भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बताइए लेह है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बताइए लेह है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर पूछेगा भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है ये कौन सा है, तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यह जो है थार रेगिस्तान में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है? बताइए मूंग है, उड़द है, तरबूज है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? तो देखिए तरबूज, खरबूज, ये सब खीरा, ये सब क्या होते हैं? ये सब जायद फसल के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? बताइए मगध और अंग के मैदान जो है निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? बताइए ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध एवं अंग के मैदान जो हैं ये मध्य गंगा के मैदान हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? बताइए खंदक प्रणाली है, चेन पंप प्रणाली है, ड्रिप प्रणाली है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो देखिए ड्रिप प्रणाली जो होता है ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन पंप प्रणाली और खंदक प्रणाली ये जो है पहले से चली आ रही थी पद्धति, लेकिन ड्रिप प्रणाली जो है ये आधुनिक सिंचाई पद्धति है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है कितनी है? बताइए 300 मीटर है, 150 मीटर है, 30 मीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। बताइए टेहरी बांध परियोजना जो है यह किससे संबंधित है? नियतिवादी विचारधारा से, सभ्यवादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए टेहरी बांध परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो देखिए टेहरी बांध परियोजना जो है ये संबंधित है सभ्यवादी विचारधारा से। सभ्यवादी विचारधारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना का संबंध जो है किससे है? तो सभ्यवादी विचारधारा से है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? बताइए पोडू है, पेंडा है, बेवर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? तो देखिए उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि जो है ये है पोडू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोडू जो है ये उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थानांतरित कृषि जो होता है इसी को झूम कृषि कहते हैं, इसी को काटना और जलाना कृषि भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोडू जो होता है इसको उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पेंडा जो है ये किस जगह की स्थानांतरित कृषि है? बताइए पेंडा जो है यह किस जगह की स्थानांतरित कृषि है? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि जो होता है इसे पेंडा कहा जाता है। और उड़ीसा में जो है पोडू कहा जाता है, कोमान कहा जाता है, बिंगा कहा जाते हैं और पामाडावी भी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो है झूम और कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है वालेर और बाल्टेर कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया कहते हैं। झारखंड में कोरवा कहते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी पूछ लेगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बताइए घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है क्या होता है? तो देखिए मानव भूमि का जो अनुपात होता है ये घटता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात जो होता है ये घटता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जनसंख्या घटने से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जनसंख्या जब घटेगा तो मानव भूमि अनुपात जो है ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, गोवा में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है और गोवा के संगुयम जिले में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 240 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 240 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो बताइए बाजरा का उत्पादन करने वाला बाजरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये कौन सा है? बताइए हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग युक्त गैड़ा जो है का गृह राज्य कौन सा है? बताइए एक सींग वाला गैड़ा जो है यह किस राज्य में पाया जाता है? बताइए गुजरात में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, असम में पाया जाता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक सींग वाला गैड़ा जो है ये किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए ये असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला गैड़ा जो है ये असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछेगा असम के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। बताइए सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है,
कपास को कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए सुनहरा रेशा जो है ये पटसन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनहरा रेशा जो है पटसन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन कौन से हैं? बताइए जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं। बताइए जन्म मृत्यु एवं विवाह है, जन्म मृत्यु एवं प्रवास है, जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जन्म मृत्यु और प्रवास। जन्म मृत्यु और प्रवास जो है ये जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल सिल्क क्या है? बताइए तेल सिल्क जो है यह क्या है? उबलता हुआ तेल है, ठंडा तेल है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तेल सिल्क जो है क्या होता है? तो देखिए तेल सिल्क की बात करेगा तो ये होता है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। क्या है? समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडियास का पूर्ण रूप क्या है? बताइए हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडियास का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है इंडियास का पूर्ण रूप जो है क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इक्विलिस अलायंस जो है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इक्विलिस अलायंस जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौगोलिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ दिया है केंद्रीय उच्च भाग दिया है, महान मैदान दिया है, तटीय मैदान दिया है, उच्च उत्तरी पर्वत दिया है और यहाँ पे दिया है इसका कूट दिया है। तो इसमें जो है इसे अरेंज करना है। तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग करेक्ट देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो जितने भी श्रेणी दिए हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहले बी आएगा, काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। बताइए भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? बताइए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? बताइए पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, हिमालयी क्षेत्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्रकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? बताइए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्रकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? बताइए मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? बताइए निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? बताइए गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ है, कोरोमंडल तट है, छोटा नागपुर का पठार है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट की अधिकांश वर्षा जो है अवसादी और चक्रवातों से होती है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? बताइए भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? बताइए दीघा पश्चिम बंगाल में, हावड़ा पश्चिम बंगाल में,
सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीघा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है कहाँ बनाया गया है? तो ये दीघा पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है ये पश्चिम बंगाल के दीघा में बनाया गया था। और अगर पूछेगा कि देश का पहला पनडुब्बी संग्रहालय जो है कहाँ पर बनाया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए कोसी है, गंडक है, सोन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए कोसी है, गंडक है, सोन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड गंडक जो है इसका। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सोन नदी जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये सोन है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए दामोदर घाटी परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए बिहार में स्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दामोदर घाटी परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत जो है 4 बांध बनाया गया है, तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार और पंचेत बांध बनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो बताइए अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 4 टाइगर रिजर्व है, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वारनदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? बताइए ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? बताइए ताप्ती करती है, गोदावरी करती है, महानदी करती है या फिर कावेरी करती है? तो बताइए ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? तो देखिए ताप्ती और नर्मदा जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? बताइए उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? बताइए एंथ्रासाइट निकलता है, हेमाटाइट निकलता है, सीडेराइट निकलता है या फिर लिमोनाइट निकलता है? तो बताइए उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? बताइए उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? एंथ्रासाइट निकलता है, हेमाटाइट निकलता है, सीडेराइट निकलता है या फिर लिमोनाइट निकलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की बादाम पहाड़ी जो है ये मयूरभंज और केदुझार जिले में स्थित है और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है हेमेटाइट का अयस्क निकलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादाम पहाड़ी में जो है लोहे के उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क पाए जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? बताइए कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? बताइए विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है, कोच्चि है? बताइए कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए हल्दिया ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाट लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए पूगा घाटी
लद्दाख में जो कि है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, तापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है या फिर आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, पूगा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतापी ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूगा घाटी जो है ये भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए, कोयले के भंडार में प्रथम राज्य जो है कौन सा है? बताइए, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है या फिर उड़ीसा है? तो बताइए, कोयला भंडार में प्रथम राज्य जो है कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है ये झारखंड में है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए, कोल्लम है, तूतीकोरिन है, एर्नाकुलम है या फिर कोचीन है? तो बताइए कौन सा स्थान है जो पूर्वी तट पर स्थित है? तो देखिए तूतीकोरिन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोयना बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है ये। तो बताइए ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से जो है एक जो है कोयना बांध है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। कोयना जो है जल विद्युत परियोजना, अगर पूछेगा कोयना जल विद्युत परियोजना जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा पूर्ण जल विद्युत संयंत्र है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की जो है किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए, कोलकाता है, बेंगलुरु है, मुंबई है या फिर चेन्नई है? तो देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है ये कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? बताइए, सैडल पीक जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? बताइए, उत्तरी अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है या फिर ग्रेट निकोबार में स्थित है? तो बताइए सैडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैडल पीक जो है एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। सैडल पीक नेशनल पार्क जो है से घिरा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? बताइए, पीर पंजाल जो है ये किसके अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, नेपाल के अंतर्गत आता है या फिर पंजाब के अंतर्गत आता है? तो बताइए पीर पंजाल जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है केवल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही बनाया गया है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप लोगों के सामने बिहार के पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, टीआरई में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, टोटल सीरीज जो है कंटिन्यू एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। और इसमें जो है बिहार में अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं टोटल जो है यहाँ पे आपको कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।